नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। आज का क्लास मास्टर क्लास फॉर एसए है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है यह। यदि आप 69 बीपीएससी मेंस दे रहे हो, 70 बीपीएससी को टारगेट करना चाह रहे हो, अदर स्टेट पीसीएस या आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए यह क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इसमें टोटल मैं फ्रेमिंग बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे एसए के विषय वस्तु के मूल डिमांड को कैसे पहचानते हैं, कैसे किसी एसए की फ्रेमिंग करी जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, मेन बॉडी के लिए सब्जेक्ट हम कहां से ढूंढते हैं और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कितना इंक्लूसिव रहना चाहिए, कंक्लूडिंग रहना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यह बीपीएससी ने जब से इसे अडॉप्ट किया है एज अ थर्ड पेपर के रूप में, निबंध के रूप में, 300 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शन पूछा जाता है, 100 मार्क्स के ऐसे होते हैं, आप सबको पता है, 3 घंटे का पेपर होता है, तो काफी डिसाइसिव रोल निभा रहा है। और एसए के नाम पे 10,000 20,000 रुपए लिए जा रहे हैं आजकल मार्केट में, और अंततोगत्वा आप ऐसे लिख भी नहीं पा रहे हो। देखो, हमारा ऐसे पूर्णतः ऐसे एक लड़ा था, मुंह मुटैया लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में 68 बीपीएससी मेंस के लिए यहाँ पे जो पॉपअप उभर के आ रहे हैं आप देख सकते हो, या एसए का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो कि कितना फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए मैंने चीजों को बताया था। और जिन लोगों ने देखा था उनका एक पोर्शन सीधे सीधे बहुत अच्छा गया था। माय डियर फ्रेंड, हमारा प्रयास काफी इंक्लूसिव होगा ताकि आप एक बार इन सारी चीजों को, इस मास्टर क्लास को देखने के बाद आपके लिए बस प्रैक्टिस करना रह जाए। 2 4 10 ऐसे प्रैक्टिस करके आप मास्टरी हासिल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, जो लोग भी 69 बीपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, उनका लग रहा है कि मेंस इस बार उनको लिखने का मौका मिलेगा, डिलेमा में पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये लास्ट चांस है। एक्चुअली मैं प्रीवियसली बहुत सारे बच्चों का मैंने पैसा लौटा दिया था, मैंने पैसा लिया नहीं था, जिनका भी एडमिशन लिया था उनका लौटाने के बाद नए बच्चों का मैंने एडमिशन नहीं लिया था। लेकिन बहुत बच्चों का कॉल डेली आता है, 5 से 7 बच्चों का कॉल सा, कोई क्लास स्टार्ट कीजिए मेंस के लिए, इंक्लूसिव क्लास स्टार्ट कीजिए प्लीज प्लीज कहते रहते हैं। तो आप सभी के डिमांड पे ये 69 बीपीएससी मेंस का न्यू बैच शुरू कर रहा हूं मैं, 1 नवंबर से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, बिहार स्पेशल सब कुछ मिलेगा। एसए का ये मास्टर क्लास मिलेगा, साथ में मैं इसका जो हैंड रिटन डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ नोट्स है टोटल फॉर्मूले का, मैं वो आपको दे दूंगा। और अल्टरनेट डे राइटिंग प्रैक्टिस होगा मॉडल आंसर के, मॉडल एसए के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी आपको सारे मिलेंगे, 100+ करंट अफेयर्स के टॉपिक, पॉलिटिकल मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिलेगा, इकोनॉमिक से मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, बिहार स्पेशल और इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिलेगा। ये टोटल चीजें वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसका फी है 3999 रुपए, 3999 रुपए में मात्र आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और ये हमारा नंबर है 97 170 58 805 और 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर में किसी पर भी आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो 3999 रुपए में मात्र, ठीक है। 3999 रुपए इसका चार्ज है। तो हम क्या देखने वाले हैं कि निबंध क्या है। निबंध के प्रकार हम देखेंगे, वर्णनात्मक, कल्पनात्मक, विचार प्रधान और अमूर्त जो निबंध होते हैं ये कैसे होते हैं और इनकी विषय वस्तु कैसे होती हैं। निबंध लेखन का चरण देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, साथ में निबंध के मूल मांग को कैसे समझा जाता है, विषय वस्तु के लिए विभिन्न आयामों की खोज कैसे करें, और अंततोगत्वा मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जो निबंध लेखन के दौरान आपको मेंटेन करना होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। निबंध क्या है, अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस नंबर पे से, या एक नंबर है 98 10 63 8805। इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। एक तरीके से ये क्रैश कोर्स है और इसमें वही सारी चीजें मिलेंगी जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वहीं से यदि आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, 1 महीना 6 महीना जो भी आपके पास समय है अभी, और यदि सारी चीजें मेंटेन कर लेते हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबल मेंस हो जाएगा। यदि प्रीवियस से आप पढ़ते आ रहे हो, आपका बेस क्लियर है, तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। निबंध क्या है, देखिए निबंध एक्चुअली होता क्या है कि एक तरीके का गद्यात्मक रचना है, ठीक है।
जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। और ये क्रमबद्ध तरीके से जो लिखावट होती है ना, ये आपके विचार के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करती है। और ये सारी चीजें जो आपकी विचार है, जो आपकी साइकोलॉजिकल थॉट है, जो आपकी आपका व्यक्तित्व है, जहां से आप विचारों को उत्सर्जित करते हो, ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट से प्रभावित होती हैं। और हर एक व्यक्ति का इन्वायरमेंट, वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। और इन सारे फैक्टर्स से वो व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। और उन्हीं प्रभाव में वही साइकोलॉजिकल, वही मेंटल डेवलपमेंट के साथ, वही जो उसका ज्ञानवर्धन होता है अपने इन्वायरमेंट से, उसी की अभिव्यक्ति करता है क्रमबद्ध तरीके से किसी भी गद्यात्मक रचना में, जिसे हम निबंध बोलते हैं। निबंध की कोई एग्जैक्ट परिभाषा वगैरह नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट टाइप का कुछ भी निबंध नहीं होता, बस आप फंडामेंटल जो चीजें हैं ना उसको समझो, निबंध के विषय वस्तु के मूल डिमांड को समझो और उसे स्टिक रहो थ्रू आउट आपकी राइटिंग, तो आप बढ़िया निबंध लिख लोगे और आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। यदि मात्रात्मक गलतियां ना हो, पठनीय निबंध हो और तार्किकता से परिपूर्ण हो, विचार प्रधान हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के विचारात्मक अभिव्यक्ति का संकलन है गद्य के रूप में। और विचार कहां से किसी व्यक्ति के मन से आ रहे हैं और विचार कैसे प्रभावित होते हैं, बाह्य फैक्टर से प्रभावित होते हैं, उस व्यक्ति के सराउंडिंग से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक जो सीमाएं होती हैं, जो डायमेंशन होते हैं, वहां पे जो आयाम होते हैं, उनसे प्रभावित होता है। तो निबंध एक तरीके से ये व्यक्तिनिष्ठ हो गया, सब्जेक्टिव चीज हो गया। तो एक ही पॉइंट पे कोई व्यक्ति डिफरेंट आयामों को छू के निबंध लिख सकता है और कोई व्यक्ति किसी डिफरेंट आयामों को छू के निबंध लिख सकता है। तो निबंध किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए निबंध को पढ़ के आप उसके व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। और इसके साथ साथ उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसा थॉट प्रोसेस है, और यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनता है तो वो क्या क्या कर सकता है, उसकी विचार वगैरह, उसकी साइकोलॉजी वगैरह की समझ उसके लेखन शैली से आपको पता चल जाएगा। इसीलिए विभिन्न आयोगों के द्वारा निबंध का एक पेपर रखा जाता है और अंततोगत्वा फाइनली देर आए दुरुस्त है, बीपीएससी ने 68 बीपीएससी मेंस में इस निबंध के पेपर को इंक्लूड किया है। आप सबको पता होगा कि 300 मार्क्स का ये पेपर होता है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। सी में ये बिहार वेरी ग्राउंडेड होता है, बिहार में जो भी प्रसिद्ध लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, वहां से रिलेटेड, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। और ए और बी कुछ कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, विचार प्रधान भी इसमें निबंध पूछे जाते हैं, ठीक है। कल्पनाशीलता पर भी आधारित इसमें निबंध पूछे जाते हैं। और ये एक एक निबंध 100 नंबर के होते हैं। प्रत्येक में जो भी ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक निबंध आपको चूज करके लिखना है 3 घंटे में, ठीक है। एक निबंध के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा, इसी का एलोबरेटेड और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। जो मैंने अभी कहा कि यह गणित या विज्ञान नहीं है, अतः इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है कि एक ही व्यक्ति एक विषय वस्तु पे डिफरेंट लोग एक ही चीज लिखेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक ही विषय वस्तु पे डिफरेंट लोग अपने विचार, जो भी उनकी विचार प्रधानता है, जो भी उनकी कल्पनाशीलता है, जो भी उनका ज्ञानार्जन है, और जिस इन्वायरमेंट से वो प्रभावित होते हैं, जो उनका पूर्वाग्रह वगैरह जो है, प्रिजुडाइसेस वाली स्थिति जो है, उससे प्रभावित होके एक व्यक्ति एक टॉपिक पे कोई डिफरेंट चीजों को लिखेगा और दूसरा व्यक्ति उसी टॉपिक के कुछ डिफरेंट आयामों को समेट के लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है। ये क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। सब्जेक्टिव होता है, निबंध काफी सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। किसी विषय के बारे में निबंध विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के आधार पर खड़ा होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। मैं पढ़ देता हूं, रिसाइट कर देता हूं, ताकि आप इसे चाहो तो आप अपना शॉर्ट नोट्स भी इसको देख के बना सकते हो और स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। विचार, भावनाएं, कल्पनाएं किसी व्यक्ति की अपनी होती है और ये सारी चीजें व्यक्ति के वातावरण से प्रभावित होती है, अतः निबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय दिलाता है। इसीलिए विभिन्न आयोगों के द्वारा निबंध का एक पेपर रखा जाता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके व्यक्तित्व की हम पहचान कर सकें कि ये प्रशासनिक ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं है।
ठीक है। अब निबंध के 4 प्रकार होते हैं, जो बहुत सारे प्रकार होते हैं, बट यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि कौन कौन से प्रकार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह आईएएस हो या डिफरेंट पीसीएस एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी हो, यहां से पूछा जाता है। पहला है वर्णनात्मक निबंध। और वर्णनात्मक निबंध, ये सारे जो शब्द हैं ना, अपने शब्द में ही अपनी परिभाषा को समेटे हुए हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं, जो 70वीं बीपीएससी का हमारा बैच शुरू हुआ है, उसमें भी मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि आप कल्पनाशील बनो, आपका सेंस ऑफ वंडर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। किसी भी चीज को देखो तो ऐसे ही शून्य में ना देखो, उसको ऑब्जर्व करो और उस ऑब्जर्वेशन को अपने व्यक्तित्व में शामिल करो, और इसी वजह से आपका ज्ञान अर्जन होगा और ज्ञानवर्धन होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो वर्णनात्मक निबंध मतलब इसमें वर्णन करना होता है, जो विषय वस्तु दी गई होती है उस पर वर्णन करना होता है। और अमूमन सारे मास्टर लोग, सारे टीचर लोग ये बात आपको बताते हैं, जैसे मेरा प्यारा मित्र और मेरी गाय हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, विषय वस्तु की विशेषताओं का इसमें उल्लेख किया जाता है, वर्णन किया जाता है माय डियर फ्रेंड। जैसे क्या हो गया, मेरा प्यारा मित्र और मेरी गाय, या गाय के ऊपर लेख लिखो, तो ये क्या हो गया, वर्णन करते हैं हम अपने किसी उस विषय वस्तु को, जिस विषय वस्तु के बारे में, जिस विषय वस्तु पर ऐसे लिखने के लिए पूछा गया है, निबंध लिखने के लिए। फिर कल्पनात्मक निबंध, इमेजिनरी टाइप का जो ऐसे होता है, ये आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। कल्पनात्मक अभिव्यक्ति होती है, यदि मैं बिहार का सीएम होता या यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो ये आपके कल्पनाशीलता पे आधारित है। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके विषय वस्तु के डिफरेंट आयामों को सोचोगे। मैं बताऊंगा आगे के अभी वीडियो में कि कैसे किसी विषय वस्तु को पहचाने, उसकी भूमिका और उसके मेन बॉडी के विभिन्न आयामों को फाइंड आउट करके उसका वर्णन करें। इसके साथ साथ विचार प्रधान जो निबंध होता है ना, ये आपके विचारों की तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जो भी आपका विचार है, आप उस विचार को तो रखो, लेकिन उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। डेटा से आप वेरीफाई करो, किसी व्यक्ति की, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उस फील्ड पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, उस पे करो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आपके विचार को समर्थित करता है तो उसको लिखने की कोशिश करो। तो आपके विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए और वेरीफाइड होनी चाहिए किसी डेटा वगैरह से। तो विषय वस्तु पर विचार और तर्क सहित अभिव्यक्ति जो है विचार प्रधान एस्से का उदाहरण है। अभी मैं बताऊंगा, यह नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है। विषयागत तथ्यों की सही और तर्कपूर्ण जानकारी इसमें आपको बहुत ही जरूरी है। आप इधर उधर की बातें नहीं बना सकते। इसके साथ साथ इसमें जो है पक्ष और विपक्ष, ठीक है, इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में सारी चीजें लिख के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और बैलेंस बना के आप विचार प्रधान एस्से को लिख सकते हो। जैसे मान लो कि एक एस्से पूछा जाए, केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बजाकर हम बिहार का सर्वांगीण विकास की लहर पैदा नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब, केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार का सर्वांगीण विकास की, बिहार में जो है, ये थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पे लिख दो, बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर पैदा नहीं कर सकता। कहने का मतलब, केवल सामाजिक विकास का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास का लहर नहीं पैदा कर सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विचार प्रधान। आपका विचार इसमें जानना है कि केवल सामाजिक न्याय का राग अलाप के हम बिहार के संपूर्ण विकास का सपना साकार कर सकते हैं। अपने विचार को, मतलब इसका विचार, अपना विचार रखिए इस प्रॉपर विषय वस्तु पे। तो ये सारे विचार आप रखोगे, पक्ष में रखोगे, विपक्ष में रखोगे, सामाजिक न्याय, और एक एक शब्द पढ़ा जाता है विषय वस्तु को पहचानने के लिए। अब मैं बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है आगे के स्लाइड में। अब यहां पे देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये काफी कठिन होता है, और यह है अमूर्त निबंध। बीपीएससी इसी प्रकार का निबंध ज्यादा पूछता है, या आईएएस में भी इसी प्रकार का निबंध ज्यादा पूछा जाता है। अभ्यर्थी से विषय वस्तु पर उच्च स्तर का तर्क और विश्लेषणात्मक शक्ति और कल्पनात्मक अभिव्यक्ति की आशा करी जाती है अमूर्त निबंध पे। ये हाई लेवल का होता है, ये पैरा मोटिवेशन वाला स्तर होता है। आपको बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल होना पड़ता है, तार्किक होना पड़ता है, कल्पनाशील होना पड़ता है, तब जाके आप अमूर्त प्रकार के निबंध लिख सकते हो। अब इस वर्ड को, प्रॉपर वर्ड को आप डिफाइन कर लो। अमूर्त का मतलब क्या?
अमूर्त मतलब मूर्ति रहित, इसमें कोई मूर्ति नहीं है। इस सॉफ्टवेयर टाइप का है जिसकी केवल आप अनुभूति कर सकते हो, जिन विषय वस्तुओं की केवल आप अनुभूति कर सकते हो, अपने अन्य सारी चीजें अपने आंख से देख नहीं सकते हो, उसे छू नहीं सकते हो, ठीक है, फील नहीं कर, वो छू नहीं सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर तरीके का है, न कि हार्डवेयर तरीके का। यह निराकार होता है और अवयव शून्य होता है। इसमें विषय वस्तु की अभिव्यक्ति अमूर्त चिंतन पर आपकी आधारित होती है। फिलोसफिकल चिंतन हो सकता है आपकी कल्पनाशीलता पे आधारित होती है। इसमें अभिव्यक्ति अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अमूर्त शब्द एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लीजिए कुछ अमूर्त शब्द के यहाँ पे उदाहरण है, जैसे सच्चाई हो गया, सम्मान हो गया, दया हो गया, अनुग्रह आदि, ये सारी चीजें अमूर्त है। यूपीएससी में हाल ही में पूछा गया एक यहाँ पे टॉपिक है, जैसे इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया। अब इसमें देखो आप क्या ही पढ़ोगे, आपकी जो कल्पनाशीलता है और अभी तक जो भी आपने ज्ञान अर्जन किया है बचपन से लेके अभी तक, जैसे होश संभाला है, चाहे वो राजनीतिक ज्ञान हो, आर्थिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, आपका दार्शनिक ज्ञान हो, पैरामोटिवेशन वाला ज्ञान हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, सारा ज्ञान आप इसमें डालोगे। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए, जबकि भौतिकता माया। अब इसको एलोबरेट करो भैया, और उच्च लेवल की थॉट प्रोसेस यहाँ पे आपका काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने देख लिया कि निबंध किन किन प्रकार के होते हैं और निबंध एक्चुअली होता क्या है, और जो डिफरेंट प्रकार के निबंध होते हैं उनका डिमांड क्या होता है, आपसे वो क्या खोजने की कोशिश करते हैं, क्या आशा करते हैं कि पार्टिकुलर टाइप के निबंध पर, विषय वस्तु पर आप कैसे अपने शब्दों को लिखो, कैसे अपनी कल्पनाशीलता को, कैसे अपनी विचार को अभिव्यक्ति प्रदान करो। निबंध लेखन के चरण कितने होते हैं? सबसे पहली बात होती है ना, विषय वस्तु मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो देखो सबसे पहले बच्चे कोशिश करते हैं कि आसान वाला विषय वस्तु हम ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, ध्यान में सुनिएगा। आसान विषय वस्तु जब होती है, आप इजी किसी टॉपिक को लिखने की कोशिश करते हो, तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपसे आशा करी जाती है कि आप बहुत ही इस पे डिफरेंट तरीके से इसकी अभिव्यक्ति करोगे और उच्च लेवल की अभिव्यक्ति करोगे, सबसे अलग, ठीक है। तो उससे जो एग्जामिनर होता है ना, आपकी आशा जो है बढ़ जाती है वहां पे। तो कभी भी कठिन, मतलब थोड़ा सा हट के टॉपिक को चूज करना चाहिए। अब ये भी हट के नहीं कि दिखावे में आप हट के किसी टॉपिक को चूज कर लिए और वहां पे आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आपकी कल्पनाशीलता, आपका इमेजिनेशन जो है, आपकी इमेजिनेशन पावर काम ही नहीं कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो विषय वस्तु की आपकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए, कौन से विषय वस्तु चूज कर रहे हो, ये भी आप प्रॉपर शांत पूर्वक और धैर्य के साथ इसको चूज करो। चूज करने के बाद उस विषय वस्तु की मूल मांग को समझो कि आखिर यह विषय वस्तु क्या कह रहा है। उसके बाद विभिन्न आयामों को उसके समझो और फ्रेमिंग करना शुरू करो। फ्रेमिंग में क्या आएगा? उसकी भूमिका आएगी। सबसे पहला पार्ट उसका भूमिका होगा, इंट्रो हम लिखते हैं, उसके बाद मेन बॉडी लिखते हैं और उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद जो लास्ट स्टेप बचता है, यदि आपके पास समय है तो देखो, अंततोगत्वा पुनर्वलोकन करो जो जिस विषय वस्तु पे आपने निबंध लिखा है, कहीं कोई मात्रात्मक गलतियां नहीं है, गलतियां तो नहीं है, कहीं पूर्ण विराम और कहीं कॉमा वगैरह तो नहीं छूट गया है। तो ये सारी चीजें, जो भी ग्रामेटिकल सिंबल होते हैं उनका इनपुट दो, अंडरलाइन वगैरह कर दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वगैरह कोटेशन है, किसी व्यक्तित्व का कोटेशन लिख रहे हो, किसी व्यक्तित्व या किसी इंपॉर्टेंट कथन का इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह डाल रहे हो, तो उसको अंडरलाइन कर दो ताकि वो पॉप आउट होके आए, ठीक है। यदि आपके पास ब्लैक पेन है, समय है, तो इतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि कैसे इसको जो है एप्लीकेबल बनाएं। ये जो भी फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे मूल मांग को समझना, सबसे पहले रीड एवरी वर्ड ऑफ द सब्जेक्ट केयरफुली। जो भी आपके पास विषय वस्तु है ना, उसको बहुत ही ध्यान से समझो और एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ो। जैसे शब्द कुछ होते हैं सर्वाधिक, न्यूनतम, अनिवार्यतः, केवल, साथ साथ, एकमात्र आदि। जैसे मैंने मान लो कि यहां पे आपको क्या बताया, यहां पे मैंने आपको बताया था ना, कहां गया, हाँ, यहां पे मैंने बताया था कि केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में, केवल सामाजिक न्याय
का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर पैदा नहीं कर सकता। तो केवल सामाजिक न्याय का बिगुल, देखो यहाँ पे जो केवल एक शब्द है ना, सामाजिक न्याय के पहले यदि मान लो ये प्रीफिक्स के तरीके से लगा हुआ है उपसर्ग के तौर पे, तो केवल बहुत बड़ा बहुत मायने रखता है। हम क्या करते हैं कि हड़बड़ी में इन सारी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। जैसे केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता, मतलब सामाजिक न्याय तो इंपॉर्टेंट है ही विकास के लिए, संपूर्ण विकास का एक आयाम है, एक हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जिनका राग अलापना चाहिए, जिन पे कार्य करना चाहिए, तभी जाके बिहार का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ो, और ये शब्दों के कुछ समूह हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद विभिन्न आयामों को कैसे समझोगे, जो भी डायमेंशंस है, जैसे भूमिका हो गया, तो भूमिका की शुरुआत आपको मान लीजिए किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, तो आप उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिख सकते हो, किसी बड़े पर्सनालिटी का, किसी बड़े व्यक्ति का, या किसी संस्था के द्वारा कहा गया है कुछ, कोई परिभाषा वगैरह है तो आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ कोई पोएम लिख सकते हो, उस विषय वस्तु से संबंधित स्टोरी से शुरुआत कर सकते हो, या कोई करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है तो एनी करंट स्टेटमेंट के साथ उस टॉपिक की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अब अलग से जब मैं एस्से का प्रैक्टिस कराऊंगा तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के दौरान बताऊंगा, इस सारे फॉर्मूलों का जो है कैसे एप्लीकेशन करा जाता है, इसका कैसे उपयोग होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर मेन बॉडी की बात कैसे करें, अब इसके आयाम को कैसे खोज सकते हैं। जब मेन बॉडी में आते हैं ना तो हमें मतलब पैरालिसिस वाली स्थिति हो जाती है दिमाग के थॉट्स में, कि दिमाग सोचना काम बंद कर देता है कि भैया कितना कितना सोचें, कैसे सोचें। तो कुछ इसमें आयाम हैं जो आप ध्यान में रखे, बच्चों वाले बचपन से सीखते आ रहे हो, जैसे कब, कैसे, कौन, कहां, क्या, ठीक है। ये सब आयाम पे यदि आप डायमेंशन की खोज करो तो आपको बहुत सारे शब्द लिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे केवल सामाजिक न्याय का बिगुल बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता, तो ये कब कहा गया, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, कैसे कहा गया है, कैसे सामाजिक न्याय की बात ही केवल करी जा रही है, लोगों को फुसलाया जा रहा है और अन्य आयामों की बात नहीं करी जा रही है, कौन ये सब सामाजिक न्याय की बात केवल कौन करता है, ठीक है, कहां पर करी गई थी और क्या इसके मायने हैं। अब इसी डायमेंशन को आपको मिल गया ना कि केवल सामाजिक न्याय का बिगुल जो है बिहार में सर्वांगीण विकास की लहर नहीं पैदा कर सकता। इन 4-5 आयाम पे यदि लिखोगे तो आपको 200-300 शब्द ऐसे ही मिल जाएंगे, आप आराम से लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप हाई लेवल पे जाओ तो सबका सामाजिक आयाम लिखो, आर्थिक लिखो, राजनीतिक लिखो, सांस्कृतिक लिखो, वैज्ञानिक लिखो, दार्शनिक लिखो, भौगोलिक आयाम, इन सबको एलोबरेट करके जो विषय वस्तु है उससे संबंधित इन सारे आयामों को एलोबरेट करके आप मेन बॉडी की संरचना कर सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो। जो भी आपकी विचारशीलता है, जो भी आपकी कल्पनाशीलता है, उसकी अभिव्यक्ति आप कर सकते हो। केवल आपको कुछ ना समझ में आए ना तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ये शब्द लिख लो, इन आयामों पे लिख के आप किसी भी निबंध को जो है मार्क गेनिंग बना सकते हो, ठीक है। बशर्ते कि वो अच्छा होना चाहिए और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच रिलेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद भूमिका जो है सार गर्भित होनी चाहिए, ये नहीं कि सब्जेक्ट कुछ और है, भूमिका आप किसी और चीज के बारे में लिख रहे हो, और ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं लिखनी चाहिए, ये भी बात आप ध्यान में रखना चाहिए आपको। भूमिका सार गर्भित हो, इंक्लूसिव हो, जो भी विषय वस्तु हो ऐसा लगे भूमिका पढ़ के कि पूरा जो सार है ना उस भूमिका में समाया हुआ है, और जो पढ़ने वाला है वो उसमें उत्सुकता जागरूक हो जाए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये बहुत ही शानदार भूमिका लिखा है और आगे के शब्दों में ये कैसे इस विषय वस्तु पे अपने विचार को रख रहा है, पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। तो फिर यहाँ पे मतलब एक तरीके से सेंस ऑफ वंडर, जो पाठक है उसका सेंस ऑफ वंडर आपकी भूमिका एक्टिवेट करनी चाहिए, रोचक होगी और सारगर्भित होगी, तभी ऐसा होगा। उसके बाद मेन बॉडी पे जो ध्यान देने वाली चीज है, आपके लेखन में प्रवाह होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ लिखते हैं और दूसरे पैराग्राफ को ऐसे ही पता नहीं कैसे शुरू कर देते हैं बच्चे। में आंसर राइटिंग में भी अमूमन ऐसा करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेखन में प्रवाह होना चाहिए, पैराग्राफ का रिलेशन होना चाहिए। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच जब शिफ्ट करते हैं तो ऐसा लगे कि यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो ये कुछ कहना चाहता है जिसकी शुरुआत यहाँ से, ये जो कहना चाहता है जिसकी शुरुआत यहां से हो रही है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। फिर निष्कर्ष,
मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन सारगर्भित लिखा और रोचक लिखा, तो यहाँ से उत्सुकता जागरूक हो जाएगी पाठक के मन में, और मेन बॉडी के थ्रू वो यात्रा करेगा और अंततोगत्वा आके निष्कर्ष पढ़ के उसको पूर्णता की अनुभूति हो जानी चाहिए कि बस अब इस टॉपिक पे इससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, और जो हमने खाना खाया है उसके ऊपर ये मिठाई का काम कर रहा है। ठीक है, स्वीट हो जाए तो ये स्वीट का काम करना चाहिए, मिठाई का काम करना चाहिए खाना खाने के बाद। ठीक है, तो इंट्रो आपका उत्सुकता पैदा करेगा, मेन बॉडी के थ्रू आप यात्रा करोगे, और कंक्लूजन आपकी पूर्णता की अनुभूति करानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक आप सारी चीजें समझ गए। इस फॉर्मूला को याद रखना, एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, समझ लेना। फास्ट मोड में, फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसे देख सकते हो, 1.25 1.5x में इसे देख के बार बार देखो और बार बार चीजों को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4-5 बार देख के अब फॉर्मूला वैसे ही आपको याद हो जाएगा, और ये फॉर्मूला कोई लिखने वाली बात नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, और ये a+b के होल स्क्वायर से भी ज्यादा कठिन फॉर्मूला है, जो बचपन में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बट आपकी अव्यस्तता जब इसमें हो जाएगी ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। निष्कर्ष कैसे लिखना चाहिए? निष्कर्ष देखो, समाधान पे बेस्ड हो या संभावना आधारित निष्कर्ष होना चाहिए। इसके साथ साथ भूमिका से संबंधित निष्कर्ष होना चाहिए। जो भूमिका लिख रहे हो ना, वही लगे कि उस भूमिका का जो लास्ट पड़ाव है वो आपका निष्कर्ष है। इसके बाद संपूर्ण निबंध का सार भी आप अपने निष्कर्ष में लिख सकते हो। ये कुछ तरीके हैं निष्कर्ष लिखने के, जो अलग अलग टाइप के निबंधों में लिखे जाते हैं। इसके बाद आप अंततोगत्वा लास्ट स्टेप पे निबंध का पुनर्विलोकन, जिसमें आपने कहीं मात्रात्मक गलतियां तो नहीं कर दी, कहीं कॉमा पूर्ण विराम वगैरह तो नहीं छोड़ दिया, ये सारी चीजें, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो आप उसे अंडरलाइन वगैरह कर लो ब्लैक पेन से। ब्लू पेन से लिखा हो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लो, या ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर लो, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। ठीक है, कुछ अंततोगत्वा इसमें मैं बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने शुरुआत में बताई थी कि देखो, निबंध में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप ये सोच रहे होगे कि मेरा निबंध परफेक्ट नहीं है, बस निबंध विषय वस्तु के अनुसार होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, धारा प्रवाह होना चाहिए। ये नहीं कि पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच कोई रिलेशन नहीं हो, त्रुटि विहीन होना चाहिए, उसमें मात्रात्मक गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भाषा शैली हो उसमें जो सहजतापूर्ण शब्द है, शब्द बहुत ही आसान शब्दों में वो कही गई हो। ठीक है, इसके साथ साथ हैंड राइटिंग आपकी सुंदर और पठनीय होनी चाहिए। आसान और कठिन विषय वस्तु में कौन चुनो, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। यदि आप आसान विषय वस्तु चुनते हो तो एग्जामिनर की आशा बढ़ जाती है कि आप जो है इस विषय वस्तु पे डिफरेंट तरीके की चीजों को कहने वाले हो, बहुत ज्यादा आशा बढ़ जाती है, और यहाँ पे एवरेज मार्किंग की ज्यादा संभावना रहती है। तो आप कोशिश करो कि यदि आपको किसी और विषय वस्तु को आप लिख सकते हो जो डिफरेंट है, तो उसको लिखने की कोशिश करो। लेकिन ये नहीं कि आपने शो ऑफ के चक्कर में कोई कठिन विषय वस्तु ले लिया और उसके ऊपर आपके पास मैटर ही नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। तो आई होप कि जो चीजें मैं कन्वे करना चाहता था आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच चुका है। ठीक है, आप अंत तक मुझे धैर्य के साथ आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 1 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आप ही के डिमांड पे ये हो रहा है। ठीक है, 1 नवंबर से ये क्रैश कोर्स टाइप का है, 3999 रुपीज़ का है मात्र। इसमें सारा स्टैटिक पोर्शन, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ऐसे आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स के टॉपिक सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जुड़ने के लिए ये 97 170 58 805 98 10 63 8805 ये हमारा नंबर है। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।